हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज 2023 का अंतिम दिन है बेटा जी, और 2024 को आप लोगों की नीट का एग्जाम आने वाला है। राइट, तो काफ़ी कम समय बचा हमारे पास। ऑलमोस्ट 4 महीने हमारे पास बचे हैं, और 4 महीने के अंदर हमें पूरी बायो कवर करनी है। एक्चुअली 4 महीने तो नहीं, लेकिन हम लोग विद इन 1.5 महीने के अंदर अंदर बेटा जी पूरी बायो हम लोग कवर करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी लाइन टू लाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी ब्लड के रिगार्डिंग, है ना। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड लेके जाऊंगा। कुछ चीजें होगी जो एक्स्ट्रा मैं आपको समझाऊंगा बेटा, वो अलग से स्लाइड ऐड करके फिर मैं आपको समझाऊंगा, अदरवाइज एनसीईआरटी चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो एनसीईआरटी का हम लोग कुछ भी लाइन मिस नहीं करेंगे, जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वहां से स्टार्ट करेंगे, और ब्लड के रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राइट, तो ब्लड के रिगार्डिंग बेटा जी मैं आज कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर एक तो पूरा ब्लड का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। राइट, रक्त के बारे में जानेंगे। हिंदी मीडियम का लेक्चर रहेगा बेटा जी, हम लोग हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ओके, आपको पता है बेटा ब्लड जो होता है उसके दो घटक होते हैं हमारे एनसीईआरटी के। एक तो होती है प्लाज्मा, ओके, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और एक होता है संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट। तो पहला तो हम लोग बेटा जी प्लाज्मा कवर करें डिटेल से, और दूसरा हम लोग संगठित पदार्थ कवर करेंगे। अच्छा, संगठित पदार्थ के अंदर क्या क्या चीजें आती है याद रखना बेटा जी। संगठित पदार्थ में तीन चीजें आती है। एक तो आती है बेटा जी आरबीसी, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एक आता है बेटा जी डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और एक आता है प्लेटलेट, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का पोस्टमार्टम करने के बाद में ब्लड के पार्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा इसके अंदर ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बेटा जी? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। अब ब्लड ग्रुप के अंदर भी हम लोग दो चीजें कवर करेंगे। एक तो हम लोग कवर करने वाले इसके अंदर बेटा जी एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। एबीओ रक्त समूह है, ओके। और ये टोटल बेटा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला। और एक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं आरएच ग्रुपिंग यानी कि आरएच फैक्टर के बारे में, ओके, आरएच फैक्टर के बारे में। उसके बाद हम लोग इसमें लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा जी। रक्त स्कंदन, ओके। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ब्लड का, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फाइन, तो जितने भी की पॉइंट है बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, वो सारे के सारे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, और वो आपको भी एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट करके चलना है। एक एक करके आप मेरे साथ एनसीईआरटी लेके बैठो, उन चीज़ों को अच्छे से समझो, एक एक वर्ड को जानो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से कवर हो सके। चलिए, अब पहला जो पैराग्राफ है उसके रिगार्डिंग हम लोग अगर बात करें, तो इसमें हमें क्या चीज़ अच्छे से जानने को मिलती है ना, समझना। ये पैराग्राफ कहता है कि जितनी भी जीवित कोशिका, जितनी भी लिविंग सेल होती है बेटा जी, उनको ऑक्सीजन, पोषण, ये सभी पदार्थ बेटा जी आवश्यक है, और वो उनको उपलब्ध होने चाहिए। हर एक कोशिका, हर एक जीवित कोशिका को बेटा जी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तो मतलब उसके पास जाना ही जाना चाहिए, जिससे वो अच्छे से फंक्शन कर सके, कार्य कर सके। इसीलिए बेटा जी उत्तकों के सुचारू कार्य हेतु, यानी वो प्रॉपर काम कर सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, वो ऑक्सीजन गेन करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, न्यूट्रिशन यानी पोषण ग्रहण करेगा, और जो भी वो एनर्जी वगैरह बनाएगा, तो उसके साथ साथ बेटा अपशिष्ट पदार्थ भी तो बनेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा अपशिष्ट पदार्थ, तथा उसके साथ साथ हानिकारक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेंगे उत्तकों के अंदर, उसको लगातार बाहर निकालना भी जरूरी है। यानी कि उत्तकों तक चीजों को पहुंचाना, और वहां से वेस्ट चीजों को, हानिकारक पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड को दूर लेके जाना या बॉडी से बाहर निकालना, यह काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बेटा जी इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना जरूरी है। कहने का मतलब है उत्तकों तक या कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषण पहुंचाना, या वहां से अपशिष्ट पदार्थों को वापस बाहर निकालना, इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना जरूरी है बेटा, याद रखना। इसलिए विभिन्न प्राणियों के अंदर, विभिन्न एनिमल्स के अंदर इस हेतु अभिगमन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग तरीके विकसित हुए हैं।
जैसे मैं बात करूं बेटा जी सरल प्राणी की, है ना, सिंपल जो एनिमल होते हैं बेटा जी सरल प्राणी, जैसे कि पॉरीफेरा, कहने का मतलब स्पंज और स्लेंट्रेटा, बाहर से ये अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। अब आपको इन दोनों की कैविटी का नाम आना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा जी। अगर मैं बात करता हूं बेटा जी स्पंज यानी कि पॉरीफेरा की मैं बात करूं, तो स्पंज की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी ध्यान से समझना, इसकी जो कैविटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो स्पंज के अंदर या पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। जल नाल तंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं वो इसमें पाया जाता है, जिसके अंदर जो वाटर का फ्लो होता है, पानी का जो संचरण होता है, वो ऑस्टिया से इंटर करता है, स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। सिमिलरली अगर मैं स्लेंट्रेट की बात करता हूं बेटा, तो स्लेंट्रेटा के अंदर पानी जो होता है वो कौन सी कैविटी के अंदर जाता है, कौन सी गुहा के अंदर जाता है, याद रखना वो जाता है बेटा जी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी। यस सुनो, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी। तो ये जो टर्म्स है बेटा जी वो आपको याद रखने अच्छे से। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस वो लिंक कर रहा हूं क्योंकि नाम आ गया तो मैंने एनिमल किंगडम से इसको लिंक कर दिया। अब जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान जो है वो सरलता से हो सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चीजों को वहां तक पहुंचाना, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आना, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। लेकिन मैं जटिल प्राणी यानी हमारी अगर मैं बात करूं, इन पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तरल यानी लिक्विड यानी फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। तो मनुष्य सहित जितने भी हाइड जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड जो होता है इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। और एक अन्य शरीर का तरल है या द्रव्य है जिसका नाम है लसिका। कहने का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक फ्लूइड तो कौन सा होता है बेटा जी? ब्लड। और दूसरा फ्लूइड का नाम क्या है? लिम्फ यानी लसिका। ब्लड जो होता है वो ज्यादातर काम आता है, लसिका जो होता है वो थोड़ा कम काम आता है। ब्लड जिसके अंदर जिस सिस्टम के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं उसको हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, और लसिका को जिस सिस्टम में यूज करते हैं उसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा जी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैं कुछ इंग्लिश टर्म्स साथ में यूज कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं जो हिंदी माध्यम से हैं वो भी बेटा जी जो हेडिंग या जो की पॉइंट है, जो मेन वर्ड है, वो उनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में ही वो पढ़ते हैं। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगले सेशन के अंदर अगले लेक्चर के अंदर मैं प्योरली हिंदी बोल दूंगा तो भी चल जाएगा। अच्छा, तो कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन के अंदर ये सहायता करते, दोनों फ्लूइड याद रखना बेटा जी, ब्लड और लिम्फ यानी लसिका। इस अध्याय में बेटा जी हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे और लसिका यानी जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उत्तक द्रव, इनके संगठन यानी इनमें क्या क्या चीजें होती है और इनके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेटा जी सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में। देखो यार, ब्लड के बारे में बात करने से पहले मुझे ब्लड के बारे में कुछ आपको बताना पड़ेगा। ओके, रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में आपको कुछ बताना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे जाऊंगा बेटा जी, वो इसलिए जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को मैं थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताना चाहता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी चलते हैं हम लोग ब्लैंक स्लाइड के अंदर। तो मैं ओनली एंड ओनली पहले ब्लड के रिगार्डिंग बात करूंगा, आपको मैं ब्लड के बारे में बताऊंगा। ब्लड यानी कि रुधिर बेटा जी यानी रक्त। ओके, देखो बेटा, ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक होता है। पहला पॉइंट तो याद रखना, ये तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू तो है, संयोजी उत्तक तो लेकिन कैसा है? लिक्विड या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। अच्छा, कई जगह इसे है ना स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, स्यूडो मतलब झूठा, कूट संयोजी उत्तक भी बोलते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि है ना इसके अंदर खुद के फाइबर नहीं होते। आपको पता होगा बेटा इसमें ब्लड के अंदर कोई फाइबर नहीं होता। संयोजी उत्तक के अंदर फाइबर और सेल्स मैट्रिक्स ये होना जरूरी है, तभी उसे संयोजी उत्तक बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता। हमारे जो खून होता है, हमारा जो रक्त होता है बेटा, उसका जो कलर है वो कैसा होता है? तो हमारे जो रक्त का कलर है बेटा जी वो कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। अच्छा, क्यों होता है लाल? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि बेटा हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन यानी कि HB प्रेजेंट होता है। फाइन।
चीज़ें बेटा एक जी वे के अंदर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में लगे तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वैसे इतना तो चलेगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि यार नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की, तो याद रखना बेटा जी 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त के अंदर पर 100 ml ऑफ ब्लड, याद रखना। तो एच जो होता है नॉर्मल अमाउंट की मैं बात करूं 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर इतना बेटा जी? 100 ml रक्त के अंदर कितनी ग्राम हीमोग्लोबिन होते हैं? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, जो ब्लड होता है वो शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो ब्लड जो होता है बेटा जी ये बॉडी वेट का, शरीर भार का कितना प्रतिशत बनाता है बेटा जी? याद रखना ये 8%। 7 से 8% जो भार है बेटा जी हमारे शरीर के अंदर वो किसका है? ब्लड का है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो कि मेरा वजन 70 किलो 70 kg, वैसे इतना है नहीं, मानना है बेटा जी, और 70 किलो का मुझे 8% निकालना है। निकालूं तो 70 kg का 8% कैसे होगा बेटा जी? याद रखना, तो 8/100 मल्टीप्लाई 70 या फिर 70 गुणा 8/100 हम लोग कर सकते हैं। 0 से 0 गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करके 56 आएंगे, मतलब 5.6 लीटर। कहने का मतलब है कि मेरे अंदर जो ब्लड है वो कितना है अभी? 5.6 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर ब्लड है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेल बॉडी के अंदर रक्त जो होता है वो फीमेल से ज्यादा होता है। मेल में रक्त जो होता है बेटा जी 5 से 6 लीटर एज ए एवरेज हम लोग मान के चलते हैं, और फीमेल के अंदर यानी मादा के अंदर रक्त जो होता है वो 4 से 5 लीटर हम लोग इसमें मानते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी अच्छे से? चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स बेटा मैंने आपको कवर करवाए हैं। अच्छा, थोड़ा सा की पॉइंट मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूं, एक बार एक चार्ट बनाता हूं छोटा सा, क्योंकि हमें ब्लड के बारे में कुछ और जानकारी होनी चाहिए। देखो बेटा, ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, इसके 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं रक्त के बेटा? 2 घटक होते हैं। एक तो होती है बेटा जी प्लाज्मा, प्लाज्मा जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक होता है बेटा संगठित पदार्थ जिसके हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। संगठित पदार्थ जिसे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। प्लाज्मा जो होता है कुल रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? पहला तो आपको ये याद रखना है, ये बेटा जी कुल रक्त का, ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना, टोटल ब्लड का यानी कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। ये पॉइंट याद रखना। कितना प्रतिशत भाग बनाता है बेटा जी? प्लाज्मा जो होता है वो बेटा कुल रक्त का, याद रखना, 55% भाग बनाता है, जबकि संगठित पदार्थ जो होते हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो बचा हुआ यानी कि 45% भाग जो है वो कुल ब्लड का बनाते हैं संगठित पदार्थ। चलिए, क्वेश्चन आता है कि यार संगठित पदार्थ में कौन कौन आता है? सो याद रखना, संगठित पदार्थ के अंदर आते हैं एक तो आरबीसी आते हैं, यानी जो कोशिका होती है सारी आएगी, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं, राइट। यानी तीनों मिलकर जो सेल्स होती है बेटा जी, ये टोटल ब्लड का, टोटल रक्त का 45% भाग ये बनाती है। इतनी बातें क्लियर होगी? चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए अब ध्यान समझना बेटा जी, रक्त जो होता है एक विशेष प्रकार का उत्तक है। अब विशेष प्रकार का मतलब याद रह जाएगा अच्छे से, उम्मीद करता हूं याद रहेगा बेटा जी। विशेष प्रकार का मतलब तरल संयोजी उत्तक। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? तरल संयोजी उत्तक, याद रखना। इसके अंदर बेटा जी आधात्री यानी कि मैट्रिक, जिसे हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं, याद रखना बेटा जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा ही बोलते हैं। और ये प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत हमने पढ़ा है बेटा जी? 55% भाग बनाता है। जबकि अन्य जो होता है वो संगठित संरचनाएं, जिसमें कौन कौन आती है? आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है और प्लेटलेट्स आ जाती है। फाइन, ओके। यानी ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये कितना परसेंट होता है टोटल ब्लड का? बचा हुआ 45% होता है। 1 बाय 1 कवर करें तो बेटा याद रखना, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा। अब देखो, प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। पहला पॉइंट ये गाढ़ा होता है बेटा जी, विस्कस होता है थोड़ा सा। अब ये हल्के पीले रंग का ही क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है।
इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसका जो हल्का पीला रंग होता है वो एक वर्णक के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन आता है कि उस वर्णक का नाम क्या है, तो मैं उस वर्णक का नाम इधर लिख रहा हूं, राइट। यानी प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो हल्का पीला रंग का होता है, जिसका रीजन है बेटा जी यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के कारण। क्या नाम बेटा याद रखना, यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के कारण। तो यूरोबिलिनोजन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। हिंदी में भी बेटा जी यही लिखेंगे हम इसको, यूरोबिलिनोजन, राइट। चलो आगे चलते हैं। यानी कि प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीला रंग का गाढ़ा तरल होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यूरोबिलिनोजन इसमें वर्णक होता है। वर्णक का कार्य क्या होता है, रंग प्रदान करना। जो रक्त के आयतन का, मैंने अभी बताया आपको, जो ब्लड के वॉल्यूम का लगभग 55% भाग बनाता है, कौन, प्लाज्मा। अच्छा, इस फ्लूइड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। तो ये जो की पॉइंट है बेटा जी, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, सारे के सारे की पॉइंट। ओके, तो मान के चलो बेटा जी ये हमारा प्लाज्मा है, टोटल ब्लड का ये 55% भाग बनाता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो याद रखना बेटा जी, इसके अंदर 90 से 92% तो क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। 6 से 8% क्या होती है इसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा जी, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कौन कौन सी मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसमें बेटा 3 प्रकार की मुख्यतः प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक होती है बेटा जी फाइब्रिनोजन, हिंदी में तो बेटा लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन जिसे हम लोग बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। एक होती है बेटा जी याद रखना इसके अंदर ग्लोबुलिन, एक सेकेंड, ग्लोबुलिन। एक होती है बेटा जी इसके अंदर कौन सी, एल्बुमिन। अब क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, तो 6 से 8% होता है। और पानी कितना होता है इसके अंदर, 90 से 92% पानी। कह सकता हूं कि मुख्यतः तो इसमें पानी ही होता है, फिर बिल्कुल कह सकते हैं। तो मोस्टली बेटा इसमें वाटर होता है। 6 से 8% क्या होता है इसमें, प्रोटीन होती है। 3 याद रखना, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रोटीन। ये प्लाज्मा की मुख्य प्रोटीन होती है, याद रखना। इनका फंक्शन याद रखो। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, देखो मैं यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं और हिंदी के अंदर हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये हेल्प करता है बेटा जी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन क्या काम करता है याद रखना, ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा जी, एंटीबॉडी बनाता है जो गामा ग्लोबुलिन होती है वो। और एल्बुमिन बेटा जी ए से याद रखना, ऑस्मो रेगुलेशन, प्राशन नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए अब एनसीईआरटी से हिंदी में पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखना बेटा। फाइब्रिनोजन का जो मुख्य काम होता है बेटा, आवश्यकता होती है, वो रक्त के थक्का बनाने में या स्कंदन में काम आता है। ग्लोबुलिन का जो मोस्टली यूज होता है या उपयोग होता है ग्लोबुलिन का बेटा जी, वो याद रखना प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है। जबकि एल्बुमिन का जो उपयोग होता है वो प्राशन संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, ऑस्मो। अच्छा, एल्बुमिन कहां पर काम करता है याद रखना बेटा जी, याद करो एल्बुमिन एल्बुमिन एल्बुमिन। अगर आपने पढ़ा होगा बेटा जी फिल्ट्रेशन के बारे में, किडनी के अंदर ये काम करता है। और किडनी के अंदर भी बेटा जी ये प्रेशर क्रिएट करता है, इसका नाम है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वो मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा आगे एस्क्रेटरी सिस्टम, तो वहां पर हम लोग इसको देख लेंगे। अब प्लाज्मा के अंदर बेटा जी कुछ मिनरल्स भी होते हैं, आयन होते हैं, जैसे सोडियम आयन आपको याद रखना है, कैल्शियम आयन याद रखने हैं, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे आयन इसके अंदर पाए जाते हैं। इन्फेक्शन स्टेज के अंदर देर का बेटा जी इसके कारण इसमें, अच्छा प्लाज्मा बेटा ग्लूकोज होता है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, गमन जो होता है बेटा जी, है ना, स्थानांतरण होता है, वो प्लाज्मा के अंदर ही होता है। क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो ग्लूकोज वगैरह को बांध करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अमीनो अम्ल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और लिपिड भी इसके अंदर होते हैं, याद रखना प्लाज्मा के अंदर। रक्त का थक्का बनाने तथा स्कंदन के अनेक कारक इसमें होते हैं, लेकिन सभी के सभी कैसी अवस्था में, निष्क्रिय दशा में होते हैं। ये स्टार मार्क कर लेना इस लाइन को, वरना तो बेटा जी हमारा खून बहता हुआ जम जाता कभी भी,
है कि नहीं? बह ही नहीं सकता अगर ये सारे सक्रिय रूप से होते तो। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सक्रिय कब होंगे? जब हम लोग यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे, रक्त स्कंदन पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि ये सक्रिय कैसे होते हैं, चोट लगती है तो क्या क्या रिलीज होता है, कौन सा एंजाइम होता है, हर चीज वहां पर जानेंगे। लेकिन याद रखो मोस्टली ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी, सीरम का जरूर लिख लेना यहाँ पर शॉर्ट में, राइट। तो सीरम क्या होता है बेटा, याद रखना। सीरम जो होता है, याद रखना, प्लाज्मा के अंदर से आप बेटा जी क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो, यानी जो स्कंदन कारक होते हैं ना, जितने भी जो जमाने का काम करेंगे, उन सभी को निकाल दोगे तो बची हुई संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? वो सीरम कहलाती है। याद रखना, इसको बॉक्स में बंद कर लेना। सीरम इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी? क्लॉटिंग फैक्टर हटाने किसमें से? प्लाज्मा में से, राइट। चलिए अब हम लोग संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो याद रखना ये 45% पार्ट होता है टोटल ब्लड का, जिसमें से 3 सेल होती है। आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु बोलते हैं। इन्हें हम लोग कंबाइंड फॉर्म के अंदर संगठित पदार्थ बोलते हैं। ब्लड का कितना? लगभग 45% भाग बनाते हैं, क्योंकि 55% तो कौन था? प्लाज्मा बना रहा था। अब बेटा जी 1 बाय 1 चीजों को कवर करेंगे। ये पैराग्राफ जो है ना, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक एक लाइन इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतना? ओके ओके, आगे देखना बेटा, ध्यान समझना चीजों को। अब एरिथ्रोसाइट को हम लोग पढ़े तो इसका दूसरा नाम होता है बेटा जी लाल रुधिर कणिका, इसे हम लोग बोलते हैं, यानी आरबीसी बोलते हैं। ये बेटा जी अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। अन्य सभी कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बेटा जी ये कई ज्यादा होती है हमारे बॉडी के अंदर। अगर मैं एक हेल्दी ह्यूमन की बात करूं, स्वस्थ मनुष्य के अंदर बात करूं, तो इन कणिकाओं की संख्या जो होती है, आरबीसी की संख्या जो होती है, वो लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है, यानी कि मिलीमीटर होती है। यस और नो? यानी 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³ ये होती है। क्लियर है कि नहीं बेटा? याद रखना। अब वयस्क अवस्था के अंदर तो पहले तो इनको देखो नंबरिंग याद रखनी है। ये 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है, याद रखना। फीमेल में थोड़ी कम होती है आरबीसी, अगर मैं फीमेल के रिगार्डिंग बात करूं तो ये 4 से 4.5 मिलियन पर mm³ होती है। इतना जरूर याद रखना, ये मिलियंस में होती है। फाइन। अगर मैं मैच्योर या वयस्क अवस्था के अंदर बात करूं तो बेटा जी मैच्योर आदमी के अंदर यानी अडल्ट के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है बेटा जी, ये लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ये याद रखना। अब देखो यार, इन्होंने तो एक शर्त रख दी हमारे सामने कि केवल वयस्क अवस्था आएगा तभी हमें बताना है कि इसका निर्माण कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में होता है। क्लियर इतना? लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि यार पहली आरबीसी हमारे शरीर में कौन बनाता? फर्स्ट आरबीसी। तो याद रखना बेटा जी, पहली आरबीसी जो होती है वो हमारे शरीर में बनाता है यॉर्क सैक से। यॉर्क सैक। फाइन। जबकि मैं एम्ब्रियो की बात करूं बेटा जी, भ्रूण की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? याद रखना, किसके द्वारा होता है बेटा जी एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी का निर्माण? एम्ब्रियो में बनाते हैं बेटा जी हमारा लीवर एंड स्प्लीन। कौन बनाता है? लीवर एंड स्प्लीन। देखो बेटा, स्प्लीन की खास बात है, देखो कितनी अच्छी है। यानी भ्रूणीय अवस्था के दौरान तो बेटा जी याद रखना स्प्लीन भी आरबीसी का निर्माण करता है और लीवर भी करता है। पहली आरबीसी का निर्माण जो होता है वो यॉर्क सैक के द्वारा होता है। और वयस्क अवस्था के अंदर जब हम लोग बड़े हो गए बेटा, इस अवस्था में आरबीसी कहां से बन रही है? लाल अस्थि मज्जा से बन रही है। अधिकतर स्तनधारी की जो आरबीसी होती है बेटा जी वो केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता, ए न्यूक्लिएटेड होता है। इसका मतलब मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो नई आरबीसी होती है, न्यू आरबीसी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जिनकी मैच्योर आरबीसी में भी याद रखना केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। एग्जांपल है ऊंट एंड लामा, कैमल याद रखना, कैमल एंड लामा याद रखना। फाइन। ओके, आगे देखना बेटा जी। अगर मैं इनकी शेप की बात करूं, आकृति की बात करूं तो बेटा इनका जो शेप होता है वो उभय अवतल बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव बेटा, ऐसे बीच में से है ना संकरा होता है, किनारे इसके मोटे, तो बाइकॉनकेव याद रखना। इनका लाल रंग जो होता है, क्योंकि आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो लाल रंग होने का रीजन एक लोहे युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण होता है।
अब देखो इसमें चार चीज याद रखना, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, पहला पॉइंट याद रखना, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसमें फेरस आयन Fe+2 आयन, आयन के रूप में याद रखना बेटा जी, Fe+2 फेरस बोलते हैं, फेरस नॉट फेरिक याद रखना। ओके, तो Fe+2 फेरस आयन इसमें उपस्थित होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करो तो बेटा जी प्रति 100 ml रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम HP यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के पर, यानी ये हो गया इसका फंक्शन, कार्य हो गया। तो आरबीसी का कार्य क्या होता है, जो श्वसनीय गैसें होते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीजन CO2 वगैरह बोलते हैं, उनके परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ओके, अब लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है, औसतन जो आयु होती है वो 120 दिन यानी मैं कह सकता हूं 4 महीने होते, याद रखना। इसके बाद में इनका जो विनाश होता है ये कहां पर जाके मरती है बेटा जी, स्प्लीन पिलीहा, जिसको हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हम इसको बोलते हैं। देखो बेटा प्लीहा जो है ना, स्प्लीन भ्रूणी अवस्था के अंदर, इसके अंदर बेटा जी रक्त का निर्माण भी हो रहा था, आरबीसी बन रही थी, और देखो वयस्क अवस्था के अंदर यहीं आके चीजें फिल्टर हो रही है, आरबीसी यहां पर डिजनरेट हो रही है। याद रखना प्लीहा को ही, स्प्लीन को ही बेटा जी ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आरबीसी आपको समझ में आ गया होगा। ल्यूकोसाइट की बात करूं, ल्यूकोसाइट का मतलब हो गया WBC, क्या हो गया बेटा, WBC। अब देखो ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, यानी कि इसमें HB अनुपस्थित होता है, अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये कलरलेस होगी, लाल रंग तो होगा नहीं, रंगहीन होने से इससे हम लोग WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, ये याद रखना, ये न्यूक्लिएटेड होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। इनकी संख्या जो होती है आरबीसी से काफी कम होती है, हजारों में होती है, एवरेज माने औसतन 6000 से 8000 पर mm³ होती है। आरबीसी देखो बेटा मिलियंस में है और WBC हजारों में है। अब ये कम समय तक की जीवित रहती है, हालांकि हमारी एनसीईआरटी ये क्लेम नहीं करती कि इसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, कितने दिनों तक, बस इतना लिखा है कि कम समय तक की जीवित रहती है। तो हमें बेटा जी यही याद रखना है। ओके, या फ्यू आवर्स से लेकर के बेटा जी वैसे तो कई महीनों कई सालों तक जिंदा रहती है, याद रखना। इनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, तो मैं ना इसको अलग से आपको समझा देता हूं ताकि चीजें मिक्स ना हो, ठीक है। ओके, तो चलिए बेटा मैं आपको अलग से समझा देता हूं चार्ट के थ्रू। मान के चलो बेटा जी ये WBC है, और WBC जो होती है वो कलरलेस होती है, याद रखना। अगर मैं इनका शेप की बात करूं बेटा जी, शेप कैसा होता है WBC का, अमीबॉइडल शेप होता है, याद, इर्रेगुलर या अमीबॉइडल, अमीबीय शेप होता है, याद रखना। WBC की बात करो बेटा जी, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दो प्रकार की WBC होती है। एक वो WBC जिसके अंदर कणिका पाई जाती है, कणिका उपस्थित, कणिका को इंग्लिश में हम लोग ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और एक वो होती है जिनके अंदर बेटा जी कणिका नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है, राइट। अब जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट कोशिका, ग्रैन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ग्रैन्युलोसाइट, यानी कि कणिकामय कोशिका, कणिकामय कोशिका। और जिसमें यह नहीं पाई जाती उसे हम लोग बोलते हैं एग्रैन्युलोसाइट, एग्रैन्युलोसाइट कोशिका, अकणिकामय कोशिका, अकणिकामय कोशिका। अच्छा क्वेश्चन आता है कि कणिका के आधार पर WBC कितने प्रकार की, तो अब बताना है दो प्रकार की, एक तो कणिकामय, दूसरी अकणिकामय। अगर पूछे आपसे कुल WBC कितने प्रकार की, कुल WBC पूछे तो 5 प्रकार की बताना है, जिनमें से 3 तो कणिकामय होती है और 2 जो होती है वो अकणिकामय होती है। अब कणिका में WBC कौन कौन सी है वो हमें आनी चाहिए। चलिए, तो एक होती है बेटा कणिकामय के अंदर, वो है न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। एक होती है बेटा जी याद रखना इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल को हम लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं। और एक होती है लास्ट इसमें बेसोफिल। तीनों जिसका सफिक्स में फिल लग रहा है वो सभी कैसी है, कणिका में होती है। जबकि बेटा जी अकणिका में आती है एक तो मोनोसाइट
और एक आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, राइट। अब देखो इनमें से सबके प्रतिशत आपको आने चाहिए। न्यूट्रोफिल कितने प्रतिशत होती है बेटा जी, याद रखना कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% न्यूट्रोफिल होता है। इयोसिनोफिल कितना होता है, 2 से 3% इयोसिनोफिल होता है। बेसोफिल कितना होता है, 1 से 0.5% तक 0.5 से 1% तक ये बेसोफिल होता है, सबसे कम यही होती है। मोनोसाइट कितनी होती है, याद रखना बेटा जी 6 से 8% मोनोसाइट होता है, और ये 25% के लगभग क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होता है। अच्छा लिम्फोसाइट है ना, 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, राइट। चलिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी है। पहला क्वेश्चन तो ये तैयार करो। सर्वाधिक जो होती है, मैक्सिमम जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, और मिनिमम जो होती है बेटा जी, मिनिमम वो होती है बेसोफिल। अच्छा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये होती है मोनोसाइट, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट। और सबसे छोटी जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। तो यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी। एक तो इनका सीक्वेंस याद रखना, घटते क्रम में सबसे ज्यादा कौन, 1 नंबर पे कौन आएगी, न्यूट्रोफिल। 2 नंबर पे कौन आएगी बेटा जी, लिम्फोसाइट। 3 नंबर पे कौन आएगी बेटा जी, मोनोसाइट। 4 नंबर पे कौन आएगी, इयोसिनोफिल, और सबसे कम बेसोफिल। तो ये सीक्वेंस ही में आना, यानी हर तरीके से क्वेश्चन हमें आना ही आना चाहिए। फाइन, चलिए अब एक एक करके पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। 2 प्रकार की होती है बेटा, एक तो कणिकामय होगी और दूसरी होती है अकणिकामय, यानी कि एक ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी एग्रेनुलो यानी अकणिकामय। देखो अब जो न्यूट्रोफिल होती है, ध्यान से समझना बेटा, वापस से आ जाओ पॉइंट पे। न्यूट्रोफिल जो होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, तीनों की तीनों किस्में आती है कणिकामय में आती है, यानी कणिकाओं के प्रकार है, ग्रेनुलोसाइट के प्रकार है। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों बेटा किसमें आ गई, अकणिकामय, अकणिका कोशिका की ये प्रकार होते हैं। अब देखो डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल की जो संख्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 60 से 65%, जो मैंने अभी आपको बताई, ये मैक्सिमम होती है। और जबकि बेसोफिल की बात करूं ना, ये सबसे कम होती है बेटा, 0.5 से मात्र 1% तक होती है। ये चित्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। रीजन, क्योंकि बेटा कई बार ये डायग्राम देखकर चीजें हमसे पूछ लेते हैं। ओके चलो, ये है आरबीसी, ये बेटा जी प्लेटलेट्स दे रखा है। इयोसिनोफिल को पहचाना बेटा जी, इसमें है ना बाई लॉब्ड होता है न्यूक्लियस, 2 लॉब होती है। ये हेडफोन की तरह आपको नजर आ रहा है। ये बेटा बेसोफिल होता है, बेसोफिल याद रखना। और न्यूट्रोफिल याद रखना बेटा जी, ये मल्टी लॉब्ड होते हैं। देखो इसमें 1, 2 और 3 लॉब आपको नजर आ रही है न्यूक्लियस की। लिम्फोसाइट बेटा जी याद रखना, इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप होता है ना, तो बी और टी के बारे में, दोनों के बारे में यहां पर दिखा भी रखा है। अब देखो काम की बात करते हैं इनके। न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है वो देखो, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बेटा ये दोनों मिलकर है ना फेगोसाइटोसिस, भक्षण कोशिका की तरह काम करती है। भक्षण कोशिका कहलाती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। यस और नो, किसका काम करती है बेटा, ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है, याद रखना। अब जो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या होता है, मान लो अंदर प्रवेश करने वाले जितने भी बाह्य जीव होते हैं उनको ये समाप्त करने का काम करती है, उनको खा जाती है। जबकि बात करो बेटा जी जो सबसे कम जो होती है ना बेसोफिल, ये कुछ चीजें सिक्रेट करती है, कुछ चीजों का स्त्रावन करती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एच से याद रखना, एच फॉर हिस्टामिन, एच फॉर हिपेरिन, एस फॉर सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन बेटा याद रखना। ओके, ये एलर्जी के अंदर भी निकलते हैं, याद रखना। जब स्वेलिंग आ जाती है ना, सूजन आ जाए तब आदि का स्त्राव करती है, यानी ये 3 पदार्थों का स्त्राव करती है बेसोफिल कोशिका। तीनों का नाम याद रखना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, जो कि इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जितनी भी होती है ना बेटा, शोधकारी जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उनके अंदर ये सम्मिलित होती है, याद रखना। तो बेसोफिल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा इसमें मैं अगर एक चीज और मैं आपको बताऊं, तीनों के फंक्शन यहां पे लिख देता हूं ना बेसोफिल के, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा बेटा जी, लेकिन ठीक है, आप चीजों को लिंक करोगे अच्छे से समझ पाओगे। ओके, बेसोफिल के अंदर देखो बेटा जी, एक तो है हिपेरिन, एक हो गया बेटा जी हिस्टामिन, हिस्टामाइन, और लास्ट हो गया सेरोटोनिन। यस और नो, सेरोटोनिन।
अब देखो बेटा एक एक चीज को थोड़ा डिटेल से आपको बता देता हूँ। हिपेरिन क्या काम करता है? हिपेरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट का काम करता है, रक्त को जमने नहीं देता, एंटीकोगुलेंट, रक्त के थक्के को जमने से रोकता है बेटा जी, है ना, जमने से रोकता है। ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जबकि हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वो कैसे? हिस्टामिन जो होता है ना वेसोडाइलेटर है ना, रुधिर वाहिनी को फैला देता है, विस्तार कर देता है, वेसोडाइलेटर। और सेरोटोनिन क्या करते हैं बेटा जी? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी रुधिर वाहिनी को संकुचन, ये संकुचन करता है और ये विस्तार करता है, हिंदी में भी लिख देता हूं। और दोनों मिलकर आपको पता है बेटा जी ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब आ जाओ वापस से, अब बात करते हैं इयोसिनोफिल के अंदर। तो इयोसिनोफिल जो होता है वो 2 से 3% होते हैं, जो कि संक्रमण से बचाव करती है, इन्फेक्शन से रोकने का काम करती है इयोसिनोफिल। तो याद रखना इन्फेक्शन से कैसे रोकती है? एलर्जी और पैरासाइट जो होते हैं ना उसके अंदर इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार होता है ना कि मान लो क्वेश्चन आए कि अचानक से इयोसिनोफिल के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्यों? क्योंकि बॉडी में या तो पैरासाइट चला गया या कोई एलर्जन अंदर चला गया है, तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में भी ये सम्मिलित रहती है, याद रखना। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा बेटा, कमेंट करके मुझे बताना कि जो मैं आपको बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ये ज़रूरी है या सही है, या आप बोलोगे तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी की तरफ ही हम लोग जाएंगे, उसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अदरवाइज आप प्लीज़ है ना कमेंट जरूर करना। जो बच्चे देख रहे हैं ना, चाहे भले ही इस लेक्चर को केवल 5 बच्चे ही क्यों ना देखें, सफिशियंट है, वो भी सीख जाएंगे तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट जो है ना वो सबसे ज़्यादा से दूसरे नंबर पर है, याद रखना। 20 से 25% मैंने एवरेज लेके चला था बेटा जी, याद रखना इसका 23% एवरेज मान रहा। ये 2 प्रकार की सेल होती है जो कि हमारे इम्यूनिटी में इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बी और टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की हमारी ये होती है बेटा, जो कि शरीर के अंदर प्रत्यक्षा के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आ जाओ बेटा जी प्लेटलेट्स के अंदर। प्लेटलेट्स, अब देखो प्लेटलेट्स की मैं बात करूं, इसका दूसरा नाम क्या? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट याद रखना। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर अगर मैं थ्रोम्बोसाइट की बात करूं, ध्यान समझना काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आना चाहिए इसके नंबर, ये बेटा लाखों में होते हैं, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होती है। देखो बेटा इसके नंबर याद रखना, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³। अब क्वेश्चन आता है कि यार आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स क्या होता है? अब हमें तो ये पता है कि भाई आरबीसी मिलियन के अंदर होती है, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है और प्लेटलेट्स लाखों में होती है। तो इसका अनुपात याद रखना बेटा जी 600:1:40 याद रखना। क्लियर है ना? अगर आपसे क्वेश्चन में यह दे रखा है कि भैया हमें प्लेटलेट्स अनुपात आरबीसी बताओ, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट्स हमको पता है 40:600 होता है, इसको सरल में लेके चले जाओ बेटा जी, तो हमारे पास निकल के आएगा 1:15 ये निकल के आएगा। ऐसे भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अच्छा ये बनती कैसे याद रखना, जो प्लेटलेट्स होती है ना हमारी अस्थि मज्जा की एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसका केंद्रक ज्यादा बड़ा होता है। मेगा मतलब बड़ा, केरियो मतलब आता है केंद्रक, तो मेगा केरियोसाइट ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक काफी बड़ा होता है, उसके विभाजन या उसके टुकड़े से बनता है। यानी ये अस्थि मज्जा की विशेष प्रकार की कोशिका होती है मेगा केरियोसाइट, जिसके टूटने से, इसके विखंडित होने से ये प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त के अंदर इनकी संख्या मैंने बता दी 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होती है। प्लेटलेट्स है ना बेटा कई प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करती है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन वैसे स्त्रावित करती है जो रक्त के थक्का जमने या स्कंदन के अंदर सहायता करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनकी संख्या में कमी होने के कारण बेटा ब्लड के अंदर जो क्लॉट होता है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे शरीर से रक्त का जो बहाव है या स्त्राव वो होता जाता है। ओके,
तो प्लेटलेट्स काफी इंपॉर्टेंट है बेटा जी ब्लड को क्लॉट करने, स्कंदित करने के अंदर। ये हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों पढ़ लिया और प्लाज्मा पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी रक्त समूह है। तो चलो इसको मैं ब्लैंक पेज में आपको पहले थोड़ा समझा देता हूं। ओके, चलिए बेटा ध्यान से समझना। तो जो ब्लड ग्रुप है बेटा, आई होप कि आपके टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। रक्त समूह की मैं बात कर रहा हूं, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की अगर मैं बात करूं, देखो यार ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी जो डिस्कवरी है वो 19 सेंचुरी के लगभग 1901 या 1900, कई किताबों में अलग अलग दे रखा, 1901 आप याद रख सकते हो। उस वैज्ञानिक का नाम जरूर याद रखना, कॉर्ल लैंडस्टीनर, याद रखना कॉर्ल सॉरी लैंडस्टीनर। इसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ओके, अब ब्लड ग्रुप के अंदर बेटा जी कौन कौन सी चीजें आती है वो हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा दो टाइप का हम लोग यहां पर कवर करेंगे। एक तो हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप कवर करने वाले हैं, एबीओ रक्त समूह है, और दूसरा हम लोग कवर करेंगे बेटा जी आरएच ग्रुपिंग, यानी कि आरएच कारक के बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में। एबीओ रक्त समूह जो होते हैं बेटा जी, पहले हम लोग ये कवर करने वाले हैं। देखो हमारी जो आरबीसी होती है, क्या हमारी जो आरबीसी होती है उसकी सतह के ऊपर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यानी प्रतिजन, यानी कि एंटीजन यहां पर पाए जाते हैं। ये प्रतिजन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रतिजन हम इसको बोलते हैं, राइट। अच्छा, कौन कौन से एंटीजन होते हैं याद रखना बेटा जी, ये होते हैं एंटीजन, एक तो ए होता है और दूसरा बी होता है। इन्हीं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हमने रक्त समूह को चार भागों में बांटा है। एक होता है बेटा जी ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है बेटा जी ए बी, और एक होता है जीरो जिसे हम लोग ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ए रक्त समूह कब बोलेंगे? जब आरबीसी की सतह पर एंटीजन केवल और केवल ए पाया जाता है। बी वाले के अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, ए बी के अंदर एंटीजन ए भी है और बी भी है, और ओ वाले में एंटीजन कुछ भी नहीं है, अनुपस्थित है एंटीजन। चलिए अब आ जाते हैं बेटा जी चैप्टर के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में यह अलग है, यानी कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया, जिसमें से दो मुख्यतः समूह था, एक तो एबीओ, दूसरा आरएच। तो एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा आरएच फैक्टर या आरएच कारक या ग्रुपिंग जो होता है, उनका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। नहीं, दोनों को जरूरी है मैच करने के लिए, अदरवाइज तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करूं तो एबीओ समूह मुख्यतः आरबीसी, देखो बेटा यहां पर आ गया ना, आरबीसी की सतह पर दो एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। याद रखना, ये एंटीजन एक तो होता है बेटा जी ए और एक होता है बी, जो कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षा अनुक्रिया मतलब जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक एंटीबॉडी भी पाई जाती है। अच्छा, ये एंटीबॉडी कहां मिलेगी? एंटीजन तो हमें पता चल गया कि आरबीसी की सतह पर होता है, बट एंटीबॉडी कहां मिलेगी? ये हमारे जो प्लाज्मा होते हैं उसमें पाए जाते हैं। दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी जो कि शरीर प्रतिरोधी होते हैं, कहां मिलते हैं? याद रखना बेटा जी, प्लाज्मा में मिलते हैं, प्लाज्मा में। ये प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी जो होता है वे प्रोटीन के बने होते हैं। स्टार मार्क करवा रहा हूं बेटा जी, एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, जो एंटीजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। अगर कोई एंटीजन सेम हमारी बॉडी में जाएगा तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बनता है। इसीलिए हम लोग बेटा जी ए वाले रक्त समूह को बी वाले का रक्त नहीं देते, क्योंकि बेटा जी फिर एंटीबॉडी बन सकती है। तो चार रक्त समूह याद रखना, ए बी, ए बी और ओ यानी जीरो। ये बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी की स्थिति को देखते हुए हैं। अब एक टेबल आपके एनसीईआरटी की दे रखी है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना। ओके, सबसे पहले बात करूं बेटा जी, इसके अंदर देखो पहले कॉलम में दे रखा रक्त समूह है ए बी, ए बी एंड ओ।
इसमें दे रखा है कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मान लो ये हमारी रुधिर वाहिनी है और ये हमारी आरबीसी है, और आरबीसी की सतह पर अगर देखो बेटा, अगर आरबीसी की सतह पर, एक सेकेंड ब्लैक ले लेते हैं, अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है, अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी है, तो ऐसे रक्त समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। कहने का मतलब है एंटीजन को चेक कर लेना आप तो आरबी सतह पर कौन सा है। अगर ए प्रतिजन है यानी ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। इसका अपोजिट मान के चलो बेटा जी, ये रुधिर वाहिनी है, ये हमारी आरबीसी है, इसकी सतह पर एंटीजन बी है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? चलो समझते हैं। अब बेटा रक्त समूह मान लो किसी का ए है, इसका मतलब क्या हो गया कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन है ना, स्मॉल में एजी बोलते हैं एंटीजन को, वो ए एंटीजन है, और प्लाज्मा के अंदर बेटा जी एंटीबॉडी यानी ये ए बी जो है ना एंटीबॉडी, वो कौन सी है? बी है। तो एंटीबॉडी बी है, तो ऐसा रक्त समूह क्या कहलाता है? ए रक्त समूह कहलाता है। अब बेटा याद रखना, ए वाले ब्लड ग्रुप को कौन कौन रक्त दे सकता है? एक तो सेम ए वाला दे सकता है और दूसरा ओ वाला भी दे सकता है। तो रक्तदाता समूह की बात करो बेटा, इसको डोनर की बात करो, तो ये ए वाले को कौन कौन रक्त दे सकता है? एक तो सेम ए वाला दे सकता है और दूसरा ओ वाला भी दे सकता है। सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बेटा जी याद रखना, आरबीसी की सतह पर एंटीजन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और बी वाले को कौन कौन रक्त दे सकता है? एक तो बी वाला खुद दे सकता है, दूसरा ओ वाला दे सकता है। ए बी रक्त समूह कब आता है? जब मान लो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्लाज्मा के अंदर बेटा जी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब ए बी वाले ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं, इसको रक्त कौन कौन दे सकता है? खुद ए बी वाला दे सकता है, खुद ए वाला दे सकता है, खुद बी वाला दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। यानी जितने भी रक्त समूह होते हैं सभी के सभी इसको ब्लड दे सकते हैं। इसका मतलब ए बी रक्त समूह कैसा हो गया बेटा जी? सर्वग्राही हो गया है कि नहीं बेटा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, सार्वत्रिक ग्राही हो गया। ओ वाला याद रखो बेटा जी, ओ वाले के अंदर वैसे तो जीरो बोलते हैं इससे हम लोग, क्योंकि आरबी सतह पर बेटा जी जीरो एंटीबॉडी ना तो ए पाई जाती है ना ही बी पाई जाती है। कुछ भी जीरो एंटीजन होता है, ना तो ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है। हाँ, लेकिन प्लाज्मा के अंदर जो है एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। ऐसे रक्त समूह को केवल और केवल ओ वाला ही ब्लड दे सकता है। तो देखो बेटा जी, ओ वाला है ना सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ रक्त समूह को हम लोग सार्वत्रिक दाता बोलते हैं और ए बी रक्त समूह को हम लोग सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। क्लियर इतनी बातें? ओके, चलिए आगे देखना है। दाता एवं ग्राही के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले ध्यान या सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। ये कहने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर ब्लड डोनेट करें या जिससे हम लोग ब्लड ले रहे हैं, उन दोनों का मैचिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे रक्त का स्कंदन या फिर आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। क्योंकि बेटा जी अगर हम लोग गलत रक्त का आधान यानी कि चढ़ा देते हैं बेटा, यूं है कि नहीं, उस केस में बेटा जी हमारी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट एंटीजन और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा की होती है वो आपस में क्रिया कर जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिससे रक्त का स्कंदन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, याद रखना। ओके, तो दाता संयोजकता जिसे हम लोग बोलते हैं ना, डोनर कंपेटिबिलिटी, याद रखना। ये पूरे टेबल के अंदर बता रखा है कि कौन से को कौन सा ब्लड दे सकता है। इस तालिका के अंदर बेटा जी एक चीज तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जो ओ रक्त समूह होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ओ रक्त समूह जो होता है यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ में भी कौन सा है? याद रखना, ओ में है ओ नेगेटिव, जो सभी समूह को बेटा जी रक्त प्रदान कर सकते हैं। जबकि ए बी जो होता है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्राही होता है। अब ए बी में भी याद रखना बेटा जी, ए बी पॉजिटिव याद रखना, फाइन, जो सभी प्रकार के रक्त समूह से ब्लड को ले सकते हैं। अब देखो बेटा एक चीज आती है आरएच ग्रुपिंग यानी आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। ये काफी अच्छा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
RH वर्ड, देखो बेटा ये कोई आरबीसी है और हमें पता चला था कि आरबीसी पर एक तो एंटीजन ए हो सकता है, एक एंटीजन बी भी हो सकता है, लेकिन कुछ करीबन 40 साल के बाद पता चला कि इसी आरबीसी की सतह पर बेटा जी एक एंटीजन और हो सकता है जिसे हम लोग RH एंटीजन बोलते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन RH एंटीजन सभी में नहीं होता, मैक्सिमम लोगों में होता है। लगभग 80% जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी आरबीसी सतह पर यह पाया जाता है। यह RH एंटीजन जो होता है एक बंदर है जिसका नाम है रीसस मंकी, उसमें पाए जाने वाले एंटीजन के सिमिलर है, समान है, जैसा उसमें है वैसा का वैसा हमारे अंदर भी है। तो इसीलिए इस एंटीजन का नाम रीसस, RH जो है ना वो रीसस का फर्स्ट और सेकंड वर्ड लिया गया है, यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया गया है। ओके, ऐसे व्यक्ति को जिनके अंदर मान लो RH एंटीजन है उससे हम लोग RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें नहीं है उससे क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव बोलेंगे। अब ध्यान से बना, ये जो यहां से मैं देखो कितनी हाईलाइट कर रखी है इस लाइन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लेना। इसने क्या बोला कि RH नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को RH पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है। अब यार यहां पर ये लाइन ना थोड़ी सी उल्टी दे रखी है, एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो बेटा जी ये कोई व्यक्ति है, सपोज करना, बहुत अच्छी लाइन है, इसको हल्के में मत लेना, बस कहने का मतलब यही है। सपोज करना बेटा जी ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो ब्लड है उसके अंदर RH एंटीजन, यानी RH एंटीजन, इसे मैं बोल सकता हूं ये RH पॉजिटिव है, मान के चलो क्या है ये RH पॉजिटिव है, यानी इसमें RH एंटीजन पाया जा रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, इसमें RH एंटीजन प्लस पॉजिटिव है, यानी इसमें RH एंटीजन पाया जा रहा है, ये RH पॉजिटिव है। अगर इस व्यक्ति के शरीर में मैं ऐसा रक्त को ट्रांसफर करूं जो कि RH नेगेटिव होगा, तो याद रखना बेटा जी ऐसे केस में इसके शरीर में, इस इंसान के शरीर में बेटा जी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई RH एंटीबॉडी बनेगी, RHAB ये नहीं बनेगा। अगर याद रखना बेटा जी ये कोई इंसान है मान के चलना, और इस इंसान का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है, और अगर इसको मैं ऐसा रक्त दे रहा हूं जिसका रक्त RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इसकी सतह पर RH एंटीजन पाया जाता है, ये एंटीजन जैसे ही इस इंसान के शरीर में जाएगा, इस इंसान की प्लाज्मा इसके विपरीत एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी, इस RH एंटीजन के विपरीत, और उस एंटीबॉडी को हम लोग बोलेंगे RH एंटीबॉडी, जो कि काफी खतरनाक है। देखो बेटा RH नेगेटिव के व्यक्ति के अंदर, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अब देखो इस लाइन में थोड़ा उल्टा दे रखा है, एक्चुअली इसको कैसा लिखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, समझना बेटा ध्यान से। यदि RH नेगेटिव के व्यक्ति का रक्त RH पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, तो बेटा जी उस व्यक्ति में RH नेगेटिव के विपरीत विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। समझना जाना, फिर से देखना, RH नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को, व्यक्ति जो है उस इंसान का रक्त कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये दूसरा वाला केस आ गया बेटा जी, है कि नहीं, ये वाला इंसान है जिसके अंदर रक्त है RH नेगेटिव, इसके अंदर हमने RH पॉजिटिव को थोड़ा सा मिला दिया, इसके अंदर डाल दिया, तो पॉजिटिव वाला हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो उस व्यक्ति के अंदर बेटा RH एंटीजन नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बन जाती है। सॉरी, तो ये क्लियर हो बेटा अच्छे से, क्योंकि उस शरीर के अंदर, उस बॉडी के अंदर जिसमें नेगेटिव का था ब्लड और पॉजिटिव वाला हमने मिला दिया, तो उसके रक्त में बेटा जी RH एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बन जाती है। इसका मतलब इसका भी बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा भाई। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले RH समूह को भी मिलाना जरूरी है। चलिए अब एक विशेष प्रकार की RHI योग्यता यानी RH इनकम्पेटिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, वो देखा गया है। मान लो एक दंपति है, फीमेल है, गर्भवती फीमेल है, जिसका रक्त तो नेगेटिव है, ठीक है, माता है जिसका रक्त कैसा नेगेटिव है,
और गर्भ में पल रहे भ्रूण यानी एम्ब्रियो जो है ना भ्रूण, उसका है RH पॉजिटिव। भ्रूण का पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि बेटा जी जो फादर था उसका RH पॉजिटिव था, इसलिए उस भ्रूण का भी RH पॉजिटिव आ गया, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों का रक्त जो है वो अपरा के द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH जो एंटीजन है वो उस माता की, उस प्रेग्नेंट लेडी के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर रहा। अलग अलग है, प्लेसेंटा से अलग सेपरेट है। भ्रूण का तो RH पॉजिटिव है, उस मदर का RH नेगेटिव है। लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय जब डिलीवरी होगी तो बेटा प्लेसेंटा टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लेसेंटा टूटेगा तो RH नेगेटिव रक्त से उस शिशु के RH पॉजिटिव का जो रक्त है वो संपर्क में आने की संभावना बनी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, चांसेस रहते हैं। हल्का सा जैसे ही बेटा जी पॉजिटिव वाला उस भ्रूण का रक्त उस मदर के नेगेटिव वाले रक्त के संपर्क में आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बेटा जी अब माता के शरीर के अंदर यानी उसके रक्त में RH एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी का निर्माण अब हो गया। अब भाई वो एंटीबॉडी पहले तो जो उस फिटस के, उस बेबी के जो एंटीजन गए थे उन्हें मारेगी और फिर वो एंटीबॉडी शरीर में बनी रहेगी। ये प्रतिरोध में यानी कि ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये बनना शुरू कर देते, ठीक है, हो गया। यदि प्रवृत्ति गर्भावस्था होती है यानी वापस से सेकंड प्रेगनेंसी अगर आती है बेटा, सेकंड प्रेगनेंसी आती है तो रक्त से यानी नेगेटिव वाला जो है ना मदर का ब्लड, वहां से ये एंटीबॉडी जो होती है वो भ्रूण के रक्त में आ जाती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से ये एंटीबॉडी कहां पे आ जाती है बेटा जी? भ्रूण के अंदर रक्त में आ जाती है। RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है यानी ब्लड में आ गया। अब बेटा उस भ्रूण के अंदर आएगा तो वो एंटीबॉडी उस भ्रूण में पाए जाने वाली एंटीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेगी और भ्रूण की RBC को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके द्वारा RBC की कमी हो जाएगी यानी एनीमिया हो जाएगा। यस और नो, रक्ताल्पता हो जाएगी उस फिटस के अंदर, दूसरा जो भ्रूण होता है उसके अंदर, और पीलिया यानी जॉन्डिस। तो दो कारण से बेटा जी उसकी मौत हो सकती है या हो जाती है। कहने का मतलब है पहला बेबी तो सेफ रहेगा, दूसरा बेबी की डेथ हो जाती है। अच्छा, RH इनकैम्पेटिबिलिटी का अगर मैं केस देखूं तो बेटा जी कैसे होना चाहिए? तो याद रखना बेटा जी, फीमेल तो होनी चाहिए RH नेगेटिव और जो मेल है बेटा जी फादर जो है वो कैसा होना चाहिए? RH पॉजिटिव। सिंगल ऐसा केस बनता है जिसके अंदर RH इनकैम्पेटिबिलिटी हो सकती है। ऐसी दशा यानी इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस या फिर गर्भ रक्ताणु कौरकता। इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब क्लॉट होना, क्लस्टर बनना, और फिटलेस मतलब फिटस के अंदर। इस स्थिति में बचने के लिए, अच्छा इसका बचाव भी बेटा, डरना नहीं है, बचाव है हमारे पास। इसका बचाव क्या है कि जो फीमेल का जो प्रसव होता है बेटा जी, डिलीवरी होती है, उसके लगभग विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी का बताया बेटा, डिलीवरी के जस्ट 72 घंटे के अंदर अंदर उस फीमेल को RH एंटीबॉडी, याद रखना एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। किसका लगा दिया जाता है बेटा जी? एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन उसके अंदर लगा दिया जाता है, जो मार्केट के अंदर रोगाम के नाम से बिकता है। क्लियर है बेटा इतनी अच्छे से? अरे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब ब्लड का जो लास्ट टॉपिक था वो है रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। अब भाई रक्त का जो क्लॉट है वो कैसे होता है? इस पैराग्राफ हमारी एनसीईआरटी में ना उल्टा सिस्टम दे रखा, अपोजिट दे रखा, तो थोड़ा हम इसको सीधा करके पढ़ लेते, इसके बाद हमारे अंदर ये हमको ये समझ में आ जाएगा। चलो देखो बेटा जी, क्लॉटिंग जो होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान समझना। ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है बेटा जी, रक्त का जो स्कंदन होता है, ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन एक ही बात है। ये कौन सी थ्योरी पे बेस होता है याद रखना। पहला तो इसकी थ्योरी याद होनी चाहिए, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी याद रखना। पहला तो ये थ्योरी, कैस्केड का मतलब होता है बेटा जी है ना सीढ़ी नुमा यानी स्टेप बाय स्टेप, उसका मतलब होता है कैस्केड। कैसे होता है जरा वो देखना, आराम से सीखते हैं। क्षतिग्रस्त उत्तक,
चोट लगेगी तो बेटा टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ओके। और दूसरा बेटा जी पट्टी का अणु यानी प्लेटलेट्स की मैं बात करूं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त ऊतक जो होते हैं बेटा जी ये रिलीज करते हैं, याद रखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और प्लेटलेट्स भी क्या रिलीज करते हैं बेटा जी? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, दोनों ही थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दोनों सेम नहीं होते। अच्छा, डैमेज टिश्यू जो होते हैं वो तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज करते हैं और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्ट। तो इतना मैं नहीं लिखवा रहा, समझ आना आप। अब ये दोनों ही जो थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज करते हैं वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति के अंदर एक एंजाइम को क्रिएट करते हैं, इसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम बेटा जी इसका? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। बस एक बार थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन गया, मान लो काम हो गया। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा वो समझना बेटा जी। मान लो हमारा लीवर जो होता है, आपको पता होगा लीवर एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बेटा जी प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज करता है, प्रोथ्रोम्बिन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने अगर विटामिन पढ़ा होगा तो वहां पर विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के हेल्प करता है। तो विटामिन के है ना वो यही पर ही काम आएगा बेटा जी प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए लीवर के द्वारा। ये लीवर है बेटा जी। तो लीवर से स्त्रावित होने वाले प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, जो कैसा है बेटा जी? इनएक्टिव है, अक्रिय है। इसको यही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा बेटा जी? थ्रोम्बिन के अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। हर स्टेप में याद रखना बेटा जी कैल्शियम आयन जरूरी है। ओके। अब जो थ्रोम्बिन होता है बेटा जी ये एक्टिव फॉर्म है, यानी एक्टिव सक्रिय अवस्था में हो गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा भाई? अब ये जो थ्रोम्बिन होता है हमारी रक्त प्लाज्मा, जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा जी? फाइब्रिन के अंदर। क्योंकि फाइब्रिन जो होते हैं धागे नुमा, ये इनसोल्यूबल होती है, अघुलनशील होती है, याद रखना। और ये पॉलीमर होता है, याद रखना। तो ये ऐसे जाल बनाएगा बेटा जी। इस जाल के अंदर क्षतिग्रस्त ऊतक, बड़े बड़े जो टिश्यू ये सेल्स वगैरह होती है इसमें धस जाएगी, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। और फाइब्रिनोजन जो होता है वो सोल्यूबल होता है। तो फाइब्रिनोजन कैसा हो गया? सोल्यूबल हो गया। अब देखो हमारे एनसीईआरटी थोड़ा उल्टा दे रखा। उल्टा का मतलब सुनो, एक नंबर पे आएगा इसके अंदर ये फाइब्रिन का दे रखा है। फाइब्रिन कन्वर्ट होता है बेटा जी फाइब्रिनोजन से। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बिन इसमें करता है। थ्रोम्बिन का निर्माण प्रोथ्रोम्बिन से होता है। कौन करता है बेटा जी इसका निर्माण? प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बोकाइनेज। इस तरह से उल्टा दे रखा हमारे एनसीईआरटी ने। कैसे दे रखा है अभी आपके सामने देखो। किसी चोट या घात यानी कि डैमेज होने की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त का थक्का जमना या फिर जमता है, याद रखना। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त के बहने को रोकने का काम करती है, वरना तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो सकता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट या फिर कहीं पर घाव हो जाता है, उस पर कुछ ही समय के बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवयव आपने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट बोलते हैं ना। यह रक्त का थक्का या स्कंदन ही है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे का जाल बनाते हैं। देखो लास्ट में हमने फाइब्रिन पढ़ा था ना, जाल से बनता है। अब ये फाइब्रिन कैसे बनते होंगे? इस जाल के अंदर बेटा जी मरे हुए क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ जो होते हैं वही उलझे रहते हैं। अच्छा, फाइब्रिन का जो निर्माण होता है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित बेटा जी एक एंजाइम है थ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन करता है किसमें से? फाइब्रिनोजन से। यानी फाइब्रिनोजन जो होता है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, याद रखना। अब देखो थ्रोम्बिन जो होता है वो कैसे बनता होगा? तो थ्रोम्बिन की रचना जो है वो प्लाज्मा में ही उपस्थित है, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है बेटा वो लीवर से निकलता है विटामिन के की उपस्थिति के अंदर, और ये ब्लड में ही मिलता है बेटा जी, याद रखना। अक्रिय इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब इसके लिए यानी प्रोथ्रोम्बिन के लिए बेटा याद रखना थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है बेटा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए। ओके, यह एंजाइम समूह है
याद रखना बेटा जी, यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक, यानी सोपानी, जिसको मैंने बोला ना सीडी नुमा, एक के बाद एक, इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित, यहां समझना बेटा, प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो बेटा जी, एक चोट लगना जरूरी है बेटा जी, घाव होना, वुंड होना जरूरी है, तभी ये क्लॉट की प्रोसेस चलेगी। क्योंकि क्षतिग्रस्त ऊतक नहीं होंगे, प्लेटलेट क्षतिग्रस्त नहीं होगी, तब तक बेटा जी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त नहीं होगा तो थ्रोम्बोकाइनेस नहीं बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेस नहीं बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो बेटा जी फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में बदलेगा, जिससे रक्त का थक्का जमता है। इन सभी के अंदर याद रखना, क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं, जिसका नाम मैंने थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑलरेडी आपको बता दिया। स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। ओके, अब देखो इस प्रतिक्रिया के अंदर कैल्शियम आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिना कैल्शियम आयन के रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये हो गया हमारा रक्त, ब्लड पूरा हो गया बेटा जी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। आई होप सो, आपने एक एक चीज अच्छे से जानी होगी। और किसी भी पॉइंट के अंदर आपको दिक्कत हो, किसी टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा इश्यू लग रहा हो बायोलॉजी को लेकर के, तो मुझे कमेंट जरूर करना बेटा जी, ठीक है। ये रक्त के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, इसके बाद वीडियो जो आएगा वो हार्ट, हृदय के ऊपर आएगा, कंप्लीट हार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम का कंबाइनली बना दूंगा, ताकि पूरा चैप्टर जो होता है इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा जी पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक था ब्लड वाला, तब अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी हार्ट के ऊपर। तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, टाटा बच्चों।